नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। इस विशेष कार्यक्रम में तथागत बुद्ध के जीवन और दर्शन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक हम पहुंचाते हैं और यह जानकारियां हमारे देश विदेश में ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों द्वारा दी जाती हैं। आज इस कार्यक्रम में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं, जो हैं भंते डॉक्टर मनीष मेश्राम जी, जो स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में पठन पाठन के कार्य में लगे हुए हैं। उनसे आग्रह है कि वह इस शुभ कार्य की शुरुआत मंगल गाथा से करें, जिससे कि संपूर्ण विश्व का कल्याण और विशेषकर हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए दर्शकों का हो सके। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में फिर से एक विषय के ऊपर मैं आज आपके सामने बात करने जा रहा हूँ। आज का युवा और बौद्ध दर्शन के विभिन्न कैरियर की जो संभावना है, इस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ। अभी तक हमने बौद्ध धर्म को अलग अलग पहलुओं में विकसित होते हुए देखा है। बुद्ध के समय एक धार्मिक परंपराओं का दर्शन के रूप में, आध्यात्मिक दर्शन के रूप में हमने बुद्ध की शिक्षा का इस भारतवर्ष में उद्भव होते हुए देखा है। जब हम थोड़ा और 300 वर्ष के बाद हम आते हैं, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद सम्राट अशोक के माध्यम से एक राजकीय और सामाजिक दर्शन के रूप में बौद्ध धर्म को हमने उभरते हुए देखा है। उससे थोड़ा हम और आगे आते हैं, पहली दूसरी शताब्दी में एक बहुत बड़े दार्शनिक परंपराओं का उद्भव होते हुए देखा है, जिसमें नागार्जुन, असंग, वसुबंधु, दिग्नाथ ऐसे महान बौद्ध आचार्य होते हुए हमने देखे हैं, जिसने अपनी दार्शनिक परंपराओं में पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बौद्ध दर्शन को एक विभिन्न और वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, लॉजिक और ऐसे अनेक धाराओं से जुड़ते हुए हम देखते हैं। यह भी बुद्ध की, बौद्ध धर्म की विशेषता रही है। उसी के साथ साथ में हम 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी में हम एकेडमिक बौद्ध दर्शन के रूप में फिर नालंदा हो, तक्षशिला हो, वल्लभी हो, उदंतपुरी हो, ऐसे महान विश्वविद्यालय को निर्माण होते हुए देखा है। और जब बौद्ध धर्म भारत से कुछ शताब्दी तक लुप्त हो रहा, ह्रास हुआ, उस समय को भी हम देखते हैं 12वीं से लेके 18वीं शताब्दी तक। 19वीं शताब्दी में फिर से बौद्ध धर्म एक अपने पुनर्जीवन प्रक्रिया में आते हुए हमें दिखाई देता है, अनागारिक धर्मपाल से लेके बाबा साहब आम्बेडकर जी के आंदोलन तक। और वहाँ से फिर से एक हमें सामाजिक क्रांति के रूप में बाबा साहब ने हमें बौद्ध दर्शन देकर, संविधान के माध्यम से हो या बौद्ध शिक्षा या धर्मांतरण के माध्यम से हो, उन्होंने एक नई जो पहल है, नई समाज की जो धारा है, जो धारा से वंचित थे, उस सभी समाज की धारा को फिर से मुख्य धारा में लाने का उन्होंने जो आंदोलन किया है, कार्य किया है, जिसे हम उनका सामाजिक, शैक्षणिक और राजकीय और धार्मिक सभी आंदोलन में हम बाबा साहब के पूरे जीवन को हम समर्पित होते हुए देखते हैं। लेकिन इन सभी में जो चीज़ें अभी तक हमने देखी है, सीखी है, उसमें सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक बौद्ध धारा को बाबा साहब के धर्मांतर के बाद
थोड़ा थोड़ा उभरते हुए, विकसित होते हुए हम देख रहे हैं। और एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है भारत के बौद्ध इतिहास में, जहाँ पे बौद्ध दर्शन भारत में ही जन्म लिया, भारत में ही विकसित हुआ और भारत से पूरे एशियन कंट्रीज़ में या पूरे आज आधुनिक जगत में, वेस्टर्न में भी बौद्ध धर्म पहुँच चुका है। लेकिन आज की जो प्रासंगिकता है, युवा का अध्ययन करने में जो रुचि है, और रुचि में हम देखते हैं कि हमारे जो भारत या पूरे विश्व के जो युवा है 3 कैटेगरी में अभ्यास करते हैं, जिसमें कोई वैज्ञानिक क्षेत्र में जाता है, कोई बिजनेस क्षेत्र में जाता है, कोई आर्ट क्षेत्र में जाता है। लेकिन उस आर्ट क्षेत्र के अंदर जो ह्यूमैनिटीज़ है या उसके भीतर भी जो बौद्ध दर्शन के रूप में एक नई शाखा 19वीं या 20वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुई है। सबसे पहले बुद्धिस्ट इथिक्स के तौर पे उसको सिखाया जाता था, जब विशेषतः वेस्टर्न कंट्री में जब देखा गया कि विद्यार्थी आक्रामक हो रहे हैं, उनकी जो सहनशीलता है, उनकी जो मानसिकता जो है, हाँ, वो काफ़ी वायलेंट हो रही है, और उसका परीक्षण करते हुए शिक्षा में बुद्ध की जो नीतिमत्ता है, बुद्ध की शिक्षा जो है, उसका आधार बना के वहाँ पे एक एकेडमिक तौर पे हम कह सकते हैं, एक शैक्षणिक तौर पे फिर से बुद्ध की शिक्षा का स्थान प्राप्त होते होते आज हमें भारत में भी ऐसी बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं हैं, फिर हो दिल्ली विश्वविद्यालय हो, हमारा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय हो, सुभारती विश्वविद्यालय हो, या महाराष्ट्र में नागपुर विश्वविद्यालय हो, मुंबई हो, BHU हो, या अन्य अनेक विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा, बौद्ध अध्ययन किया जाता है। लेकिन इस अध्ययन की तरफ देखने का जो रुझान है, अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं बौद्ध अध्ययन की शिक्षा में इसलिए मैं प्रवेश किया क्योंकि मुझे बौद्ध दर्शन के अभ्यास करने की या आचरण करने में रुचि थी, और इसलिए मैं जॉब करते करते मैंने MA, MPhil और PhD का अध्ययन किया। और उसके बाद वहाँ का कोर्स बंद हो गया क्योंकि उसके बाद में विद्यार्थी ही प्राप्त ना हो सके। तो विद्यार्थी का रुझान जो है कहीं ना कहीं बौद्ध अध्ययन करने की तरफ इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है या कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें एक तो वो जागरूक नहीं है, या उसकी शिक्षाओं का कहाँ का अभ्यास होता है और किस प्रकार का अभ्यास किया जाता है उसके बारे में शायद कम जानकारी है, या समाज में उस प्रकार से बुद्ध की जो शिक्षाएं जो है सिर्फ एक धार्मिक दृष्टिकोण से ही ली जाती है और पढ़ाई जाती है। तो शैक्षणिक दृष्टि से जो बुद्ध की शिक्षाएं जो आज, अगर मैं अपने यूनिवर्सिटी की बात करूँ गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पे जब से मैं हूँ 2012 से, यह जो विश्वविद्यालय जब से स्थापित हुआ है, जिस नाम से स्थापित हुआ है, उस नाम के साथ में यहाँ पे एक अपनी पहचान है, स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी एंड सिविलाइजेशन। तो ये इसलिए रखा गया है कि बुद्ध की शिक्षा उस हर जनमानस तक पहुँचे, या इस शिक्षा के माध्यम से लोग इस शिक्षा में प्रवेशित हो, अध्ययन करें, अभ्यास करें, रिसर्च करें, और एक उस ऊंचाई को प्राप्त करें कि जो भी ऊंचाई नालंदा, तक्षशिला, उदयपुरी ने प्राप्त की थी। लेकिन हम देख पा रहे हैं, क्योंकि मेरा भी अनुभव रहा है पिछले 10 साल का, कि अगर हम हमारी यूनिवर्सिटी में आने वाले जो छात्र जो पढ़ने के लिए आते हैं MA, MPhil और PhD में, वो ज़्यादातर और 99% म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और 1-2 शायद श्रीलंका या चाइना से भी आए हुए हैं। लेकिन ये सभी छात्र में भारत के छात्र की हम बात करें, या भारत के ही नहीं बल्कि हम इस क्षेत्र की भी बात करें, जो ग्रेटर नोएडा है या उत्तर भारत है या आसपास का जो बौद्ध धर्म से प्रभावित जो क्षेत्र है, हाँ, बाबा साहब की भूमि जो है महाराष्ट्र है, या अन्य कोई भी जहाँ पे भी बौद्ध समाज के लोग हैं या बौद्ध धर्म को आचरण करने वाले लोग हैं या बौद्ध दर्शन का अभ्यास करने वाले लोग हैं, उनका रुझान हमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत कम दिखाई देता है। तो
अगर पढ़ने वाले भी लोग होते हैं तो उसका भी मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, उसमें भी ज़्यादातर रिटायर किए हुए लोग हैं या ऐसे कोई लोग हैं, वही लोग उसमें पढ़ते हैं। अगर महाराष्ट्र में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो पाली या बौद्ध अध्ययन करते, उसमें जो आने वाला जो युवा वर्ग जो है, जिस प्रकार से कोई 12th पास होने के बाद, ग्रेजुएशन पास होने के बाद कोई हिस्ट्री करता है, पॉलिटिक्स करता है या कोई अन्य आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ को अभ्यास करता है, वैसे बौद्ध दर्शन या बुद्ध स्टडीज़ को अध्ययन करने वाली जो संख्या जो है वो इसलिए कम है या इसलिए लोग उसमें कम आ पाते हैं क्योंकि उसके प्रति लोगों की जागृति नहीं है या उसमें कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से अभ्यास का महत्व जो है, उसकी प्रासंगिकता है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही कम जागरूक होने के वजह से विद्यार्थियों का आना और उनका रुझान या उनके पेरेंट्स का रुझान कम रहता है। तो मैं कुछ इस कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातों को मैं बताना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी अगर कोई भी ह्यूमैनिटीज़ का अभ्यास करना चाहते हैं, उसमें बौद्ध दर्शन भी एक अपने आप में अभ्यास का विषय है, जिसमें आप BA MA अभ्यास के लिए प्रवेशित हो सकते हैं। क्योंकि लोगों को यही पता नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी को, फिर वो बुद्धिस्ट हो या नॉन बुद्धिस्ट हो या कोई भी विद्यार्थी अगर किसी अभ्यास में आगे जाना चाहता है तो उसमें बौद्ध दर्शन भी इस प्रकार का अभ्यास होता है, बुद्धिस्ट स्टडी भी ऐसा अभ्यास होता है, उसके बारे में उनके पास में जानकारी नहीं है क्योंकि वो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास में जागरूकता नहीं है। अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करता हूँ कि इसमें क्या क्या संभावना है अगर कोई BA MA और आगे इस बौद्ध दर्शन में अध्ययन करता है, तो सबसे बड़ी संभावना जो है वो है इसमें कोई PhD MA करता है तो संभावना में सबसे पहली जो अपॉर्चुनिटी इसमें किसी को मिल सकती है वो है प्रोफेसर बन सकते हैं। प्रोफेसर की जो अपॉर्चुनिटी की जो कंपटीशन है या इसका जो अवेलेबिलिटी है वैसे बाकी अन्य पदों से कम है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ ज़रूर मिल सकता है अगर जहाँ पे भी इसके पद रिक्त होते हैं। तो अगर UGC नेट करके अगर PhD करके स्टूडेंट अगर आगे आता है तो अपने आप में ये एक अच्छा एकेडमिक करियर बन सकता है। अगर एकेडमिक करियर के अलावा भी ऐसे बहुत सारी संभावना है इस करियर से विद्यार्थी को प्राप्त हो सकती है। वह एक अच्छा अनुवादक बन सकता है, एक अच्छा ऑथर बन सकता है, इस अगर बुद्धिज़्म को या बुद्धिस्ट स्टडीज़ को अच्छी तरह से अध्ययन करता है। और संभावना है कि वो बुद्धिस्ट जो टूरिज़्म के इस अपने स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकता है, गाइड बन के भी उसमें काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। आजकल जो वेलनेस सेक्टर है सबसे बड़ा सेक्टर है, जो माइंडफुलनेस योगा के साथ में सबसे टॉप मोस्ट सेक्टर है। अगर उसमें अर्निंग, उसमें रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम या कोई भी विद्यार्थी अगर बुद्धिज़्म से अभ्यास करके अगर आगे बढ़ता है, मेडिटेशन स्किल को सीखता है, माइंडफुलनेस को सीखता है, उसकी जो इथिक्स है, उसके बिहेवियर्स है, कम्युनिकेशंस की जो स्किल है, अगर उसको लर्न करता है तो निश्चित ही है ये जो बुद्धिज़्म जिस प्रकार से एक धार्मिक या एक स्पिरिचुअल बेस उसको देखा जाता है, प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन जो एकेडमिक लाइन में अगर आके अपने करियर को स्थापित करना चाहता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण करियर पॉइंट ऑफ व्यू है। जो कोई भी ह्यूमैनिटीज़ से या आर्ट लाइन से जो 12 पास आउट होता है उसके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो बुद्धिस्ट स्टडी से 12th के बाद BA या आगे वो MA कर सकता है। आगे और एक संभावना है जो मैं देख पाता हूँ, अगर कोई बच्चा फिर वो किसी भी स्ट्रीम का पास आउट हो 12th में, अगर कोई IAS और कंपटीशन की स्टडी करना चाहता है और उसके लिए अगर बाकी कोर्स में एडमिशन लेने से अच्छा है कि वो BA बुद्धिज़्म में एडमिशन ले, तो उसका इथिक्स है, फिलॉसफी है, हिस्ट्री है, और सबसे बड़ा जो उसको बेनिफिट मिल सकता है, जो टोटली कमिटेड है कि जो IAS और इसमें सिविल सर्विसेज में आना चाहता है, उसका थॉट्स प्रोसेस और उसका डिसीजन जो मेकिंग पावर जो है इथिकली और सोशली और ह्यूमैनिटी बेस, वो बुद्धिज़्म के स्टडी से और प्रैक्टिस से मुझे लगता है कि 100% बेनिफिट उस सोशल सिविल सर्विस सेक्टर में जो जाना चाहता है उसके लिए बुद्धिज़्म का कोर्स मुझे लगता है कि बहुत ही फाउंडेशन कोर्स उनके लिए हो सकता है, क्योंकि वो इजी भी है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और आप कम समय में पढ़ के भी उसको अच्छा प्रैक्टिस करके अगर आप
यूज़ करते हैं तो आपका मैक्सिमम समय आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप लाके इस कोर्स का बेस बना के आप आपके लाइफ में वो सक्सेस ले सकते हैं। और कुछ अपॉर्चुनिटी है, अगर आप में आर्ट की स्किल है तो बुद्धिज़्म को पढ़ के आप आर्ट लाइन में काफ़ी आगे जा सकते हैं। फिर आपका ड्राइंग हो, आपका म्यूज़िक हो, आपका सिंगिंग हो, डांस हो, हर क्षेत्र में अगर बुद्धिज़्म को अगर आप आगे एक टॉप से भी टॉप मोस्ट लेवल में अगर लेके जाना चाहते हैं, अगर आपके पास में बुद्ध की टीचिंग का एक्सपीरियंस है, स्टडी है, तो आपको बहुत सारी आइडियाज़ या बहुत सारे थीम्स आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप आपके आर्ट लाइन में आप आगे जा सकते हैं। बुद्धिज़्म का और एक इम्पॉर्टेंट करियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो लोग भारत में जब हुएन सेंग इस सिंह भारत में आए चीन से, तो उन्होंने यहाँ से बहुत सारी जो हर्बल स्किल्स जो है जिसको हम मेडिसिन कहते हैं, बुद्धिस्ट मेडिसिन में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम बुद्धिज़्म को कोई उस एंगल से अगर पढ़ता है, स्टडी करता है, अगर रिसर्च करता है, तो अपना जो वेलनेस सेंटर में जो हर्बल्स जो है या मेडिसिन्स का जो जिसको हम नेचुरल मेडिसिन कहते हैं, बुद्धिज़्म की सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। अगर वो डेवलप करते हैं तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। अगर किसको फिज़िकल फिटनेस में या जिसको हम मार्शल आर्ट कहते हैं, तो मार्शल आर्ट तो बुद्धिज़्म से सबसे बड़ी देन है। भारत से ही जो 5वीं शताब्दी में बुद्धिस्ट जो मोंक है, बोधि धर्मा, चीन में जाके वो कुंग-फू का जो भी आर्ट है, फिज़िकल सेल्फ डिफेंस का जो आर्ट है, बुद्धिज़्म से ही आगे कुंग-फू और कराटे और मार्शल आर्ट के रूप में हम देख सकते हैं। तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी या सोशल वर्क करना चाहते हैं तो सोशल वर्क में भी बुद्धिज़्म अपने आप में, अगर आप कोई NGO खोलना चाहते हैं या कोई भी सोशल सेक्टर में अगर आप काम करना चाहते हैं इंडिपेंडेंट, तो मुझे लगता है कि बुद्धिज़्म के सिवा इतना अच्छा कोर्स आपको किसी और इसमें नहीं मिल सकता है। अगर आपका खुद का सेटअप आप आगे NGO के रूप में अगर सोशल आप काम करना चाहते हैं, तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। अगर हम फिज़िकल मेंटली हम बात करते हैं तो थेरापीज़ है, हीलिंग है, या आप अपना जो क्लिनिक जो है, मतलब स्पिरिचुअल क्लिनिक के तौर पे भी हम इसमें एक्टिविटीज़ करके हम अपने अर्निंग को या अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कभी कभी हमें भी ऐसा लगता था या लगता है कि जो भी पढ़ाने वाले लोग हैं, फैकल्टीज़ है या फिर उसके साथ में जुड़े हुए स्टूडेंट हैं जो बुद्धिज़्म पढ़ने के लिए आते हैं, इंडियन अगर हम इंडियन स्टूडेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि फॉरेन से जो आने वाले जो मोंक और नन जो है, उनकी खुद की एक इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी खुद की मोनास्ट्री है, उनका रिलीजियस स्ट्रक्चर है, कल्चर है कि जो उनको यहाँ पे हेल्प करके वो फिर से वहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं या उनका लाइफ सर्वाइव होता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई बुद्धिज़्म को अगर पढ़ने वाला ले पर्सन है, स्टूडेंट है, तो उनके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम एजुकेशन के साथ करियर या अर्निंग जिसको हम सम्यक आजीविका के तौर पे उसको अगर हम देखते हैं, तो बुद्धिज़्म एक अपने आप में सम्यक आजीविका है, जिस आजीविका में आपका पैसा और मन का संतुलन रखे। क्योंकि आपका मन यहाँ पे जितना संतुलित होगा और उस संतुलित मन से आप जो कुछ किसी भी फील्ड में अगर आप काम करोगे या बुद्धिज़्म के डायरेक्ट फील्ड में आप काम कर सकते हैं, जो भी फील्ड बताए गए हैं जिसमें आपका टूरिज़्म है या राइटर है या फिर आपका एक वेलनेस सेंटर के तौर पे है या थेरापिस्ट या हीलर के तौर पे है या मेडिटेटर के तौर पे, हम इस सभी अपॉर्चुनिटीज़ को हम ले सकते हैं। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट अगर 12th के बाद अगर BA करके MA करके अगर आगे बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि इस पूरे करियर में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट है, इंडिविजुअल हैप्पीनेस है। क्योंकि हम कोई भी अगर हम स्टडी करते हैं, फिर हम आर्ट लाइन का स्टडी हो या फिर साइंस लाइन का या कॉमर्स लाइन का, तो उसमें सब कुछ हमें सिखाया जाता है, लेकिन इंडिविजुअल या पर्सनालिटी क्या है या पर्सनल हैप्पीनेस क्या है या पर्सनल जो रियलिटी जो है लाइफ का, वो उसमें सिखाया नहीं जाता है। जबकि बुद्धिज़्म में वही सेंटर में है। बुद्धिज़्म के सेंटर में एक प्रकार से अगर मैं एक शब्द में कहूँ, बुद्धिज़्म इज़ द साइंस ऑफ बॉडी एंड माइंड। पूरा बुद्धिज़्म का टारगेट जो है कि साइंस के उस अप्रोच से, जिसको हम सम्यक दृष्टि कहते हैं, उस अप्रोच से बॉडी और माइंड को देखना
उसको ट्रांसफॉर्म करना और उसको यूटिलाइज करना अपने लिए औरों के लिए। फिर आपका उसमें हर जहाँ पे भी आपको अर्निंग की पॉसिबिलिटीज़ है, फिर एज आप टूरिस्ट बन के, एज आप गाइड बन के, या खुद का आपका सेटअप बना के, या एक एज अ प्रोफेसर, एज अ ऑथर, एज अ ट्रांसलेटर, एज अ ह्यूमन पर्सन, अगर आप कोई भी जॉब नहीं कर रहे, हर इंसान तो जॉब नहीं करता है, हर इंसान जॉब नहीं करता है। अगर स्पेशली अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में से जो महिलाएं जब शादी हो जाती है तो अक्सर वो अपने परिवार में ही रहती है। हाँ, अगर वो महिला के पास में अगर बुद्धिज़्म है, उस गर्ल के पास में अगर बुद्धिज़्म का अगर BA MA किया हुआ है, तो उसका लाइफ और परिवार के लाइफ को कितना अच्छा इन्हांस कर सकते हैं, या करने का उसमें सबसे बड़ी ताकत आ सकती है, क्योंकि बुद्धिज़्म को उसने पढ़ा है और उसको कुछ हद तक उसको समझ में आया है कि बुद्धिज़्म से अपने लाइफ को और फैमिली लाइफ को कैसे इन्हांस किया जा सकता है। तो सोशली पर्सनली अगर देखा जाए तो हर जगह पे बुद्धिज़्म एक, या बौद्ध दर्शन का अगर हम अध्ययन करते हैं तो मुझे लगता है कि एक आज के भारतीय युवा, स्पेशली मैं भारतीय युवा का टारगेट करना चाहूँगा, और विशेषतः जो इस गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के आसपास है, या सुभारती विश्वविद्यालय के आसपास में, सुभारती में भी जो बुद्ध स्टडी का कोर्स चलता है, हाँ, तो इस जगह पे रहने वाले जितने भी युवा हैं, फिर वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से हो सकते हैं या बुद्धिस्ट कम्युनिटी से नहीं भी हो सकते हैं, जो एक विद्यार्थी के रूप में अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, 12th के बाद आपका जो भी स्ट्रीम रहा है, हाँ, लेकिन जिस प्रकार से मैंने कहा है कि ये सभी अपॉर्चुनिटी आप ध्यान में रख के इस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और करने के लिए आपने अपनी जो अगर आपके पास में कुछ शंका है या कुछ आपको लग रहा है कि इसमें सही में ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन हो तभी सकता है कि जब आके आप उसका एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि किसी न किसी की शुरुआत से ही आगे शुरुआत हो सकती है। तो आपके लिए ये कोर्स की एडमिशन शुरू है हमारी यूनिवर्सिटी में। जो भी इस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं 12th के बाद, मैं चाहूँगा कि आप और आपके परिवार के जो भी लोग हैं, अगर किसी को संभ्रम है कि ये कोर्स करने से सही में इस प्रकार से करियर होता है नहीं होता है, तो आप ज़रूर आप मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट में जाके आप आपके इस कोर्स के कंटेंट को देख सकते हैं कि ये कंटेंट आपके लिए कितना यूज़फुल हो सकता है। तो अंतिमता मैं यही बात करना चाहूँगा कि बौद्ध दर्शन जिस प्रकार से बौद्ध कम्युनिटी के लिए है, या बौद्ध जो लोग आचरण करते हैं उनके लिए है, हाँ, ऐसा ही नहीं है, बुद्ध की शिक्षा सभी के लिए है। बुद्ध एक प्रकार से दर्शन है, बुद्ध एक प्रकार से मन का वो आईना है कि जो हर एक मनुष्य को ये सिखाता है, ये दिखाता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, दुख में खड़े हैं या अज्ञान में खड़े हैं, और हम उस ज्ञान के तरफ जा सकते हैं जिस प्रकार से सिद्धार्थ बुद्ध बन के ज्ञान को प्राप्त किए हैं। तो एक प्रकार से एक जिस अर्थ से हम देखते हैं कि इस संसार में दो प्रकार से उत्क्रांतियाँ या रिवॉल्यूशंस हुई है। इस एक हम बायोलॉजिकल रिवॉल्यूशन कहते हैं कि हम अमीबा से एक मनुष्य, और मनुष्य से हम एक सामाजिक और एक आधुनिक मनुष्य बने हैं, और जिसका जो एक प्लेटफॉर्म है या एक फोर्स है जिसको हम कहते हैं कि कलेक्टिव कॉन्शियस डेवलपमेंट, मतलब हम कलेक्टिव डेवलप हुए हैं। हमारा जन्म होने से हमें सब कुछ मिला है कि जो बाकी लोगों को मिलता है, इसमें हमारा खुद का कुछ भी एफर्ट नहीं है। हमारा कपड़े पहनना, चलना, बोलना, क्योंकि इस सोसाइटी ने, इस कल्चर ने हमें दिया है, हमारा खुद का कुछ नहीं है। हम एक इसको कहते हैं कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्शियसनेस, जो हमें एक इवोल्यूशन से सीखते सीखते हम इस मानव जाति तक हम आए हुए हैं। लेकिन यहाँ से दूसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये कॉन्शियसनेस हर इंडिविजुअल में, हर मनुष्य में है, लेकिन ये किसी को देता नहीं, आपको खुद लर्न करनी पड़ती है। जैसे कि चलने के लिए, चलाने के लिए कुछ हद तक हमें माँ बाप मदद करते हैं, लेकिन आप चलने लगते हो तो आपके खुद के पैर से आप चलते हो। तो ये जो इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये बुद्ध ने बताई है कि एक इंडिविजुअल पैदा कैसे होता है, ये साइंस बताता है या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बताती है। बुद्ध ये बताता है कि आप अगर मनुष्य में जन्म लिए हैं, ये अज्ञान और आपके पूर्व कर्म का परिणाम हो सकता है, लेकिन
अभी जन्म लेने के बाद में आप क्या बन सकते हैं और क्या होने की संभावना है, ये थ्योरी, ये प्रैक्टिस बुद्ध बताते हैं, जिसको कहते हैं कि लोअर कॉन्शियसनेस से या ग्रुप कॉन्शियसनेस से इंडिविजुअल और यूनिवर्सल कॉन्शियस तक पहुंचने की जो थ्योरी और प्रैक्टिस जो है, ये बुद्धा और बुद्ध की टीचिंग में आती है। तो इसको हायर इवोल्यूशन कहते हैं, हायर इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्शियसनेस। और मुझे लगता है कि इस दायरे में हमने एजुकेशन में अगर हम बुद्धिज़्म को लर्न करते हैं, अभ्यास करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हम जिस प्रकार से साइंस एक अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है, स्पेस का साइंस कंट्रीब्यूशन दे रहा है, साइकोलॉजी का साइंस एक कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उससे कहीं गुना बुद्धिज़्म जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट अगर कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं और अपने स्किल से अपने लिए, समाज के लिए और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक श्रेष्ठ ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि आप साइंस के बेस पे आप बुद्धिज़्म को बहुत कुछ तरीके से उसका रिसर्च कर सकते हैं और रिसर्च बेस्ड बुद्धिज़्म आने वाले समाज को, आपको या पूरे संसार को एक नई पहचान दे सकता है। तो मुझे लगता है कि ये कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी इस कोर्स में आना चाहता है उनके लिए वेलकम है, साधुवाद है। जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर मनीष जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप अपना समय निकालकर हमारे दर्शकों के सामने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के विशेष प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको यह बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी आप भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह डॉक्टर मनीष मेश्राम जी के साथ आप सबसे लेता हूं विदा। नमो बुद्धाय। कल इसी समय आपके समक्ष हम फिर उपस्थित होंगे। एक बार फिर आपको मैं बोलता हूं नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो